Ankush Maheshwari and welcome to my 7th video of photosynthesis. हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था अपन लोगों को लाइट रिएक्शन एंड कंप्लीट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइट रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट इज फर्स्ट फेज दैट इज लाइट रिएक्शन। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो किसकी बात करने जा रहा हूँ, डार्क रिएक्शन की। सबसे पहले एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये डार्क में होती है, इट मींस दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और बल्कि मैं लाइट रिएक्शन की बात करता हूं तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमेशा लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, सो डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमेशा जो इसके प्रायर रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, हमेशा लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स। लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या थे हमेशा अपन लोगों के पास, एटीपी एंड NADPH2। एटीपी एंड NADPH2 ये प्रायर रिक्वायरमेंट है डार्क रिएक्शन के होने के लिए, और अपन लोगों ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ा है ये कहां पे होता है, हमेशा स्ट्रोमा में। ये कहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे, एटीपी और NADPH2। अगर आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस थोड़ा सा भी याद है तो कहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे, दैट इज इन स्ट्रोमा, दैट इज इन स्ट्रोमा। तो यहां से अपन को ये भी पता लेना चाहिए कि डार्क रिएक्शन भी हमेशा कहां पे होती है, हमेशा स्ट्रोमा में होती है। और डार्क रिएक्शन अपन लोग इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ओनली द एंड प्रोडक्ट्स दैट इज एटीपी एंड NADPH2 व्हिच वी गेट फ्रॉम वेयर, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रायर रिक्वायरमेंट क्या हो गया, लाइट, इसीलिए मतलब लाइट के बिना लाइट रिएक्शन नहीं हो सकती है। बट अगर एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है तो वहां से अगर अपन एटीपी और NADPH2 लोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, अपन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा क्या, डार्क रिएक्शन। अब ये हमेशा कहां पे हो रही है, स्ट्रोमा है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं इसको मैं बोलता हूं बायोसिंथेटिक पाथवे। I also called it as the biosynthetic pathway because यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है, इन द एंड यहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज का सिंथेसिस। यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे बायोसिंथेसिस हो रहा है किस चीज का, ग्लूकोज का। दैट मींस इट इज द बायोसिंथेटिक पाथवे एंड इट विल टेक प्लेस इन व्हाट, स्ट्रोमा। अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करता हूं तो डार्क रिएक्शन हमेशा किसके थ्रू होती है, हमेशा C3 साइकिल के थ्रू होती है। हमेशा याद रखना कि हर एक प्लांट में C3 साइकिल होना जरूरी है, चाहे वो C4 हो चाहे केम पाथवे हो, बट उसमें हमेशा C3 साइकिल होगा। बट कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें C3 के साथ जो डार्क रिएक्शन होती है वो किससे सपोर्ट होती है, बाय द केम पाथवे एज वेल एज C4 साइकिल। केम पाथवे और C4 साइकिल के थ्रू क्या सपोर्ट होता है अपन लोगों का, डार्क रिएक्शन सपोर्ट होता है। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि मेजॉरिटी मींस इन ईच प्लांट C3 साइकिल इज कंपल्सरी, बट जो C4 और जो केम पाथवे होता है वो किसी प्लांट्स में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में सपोर्ट करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे दैट इज C3 साइकिल। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि C3 को, और जो इसका सेकंड नाम है वो क्या होगा, हमेशा कैल्विन साइकिल, बिकॉज जो साइंटिस्ट जो इसको डिस्कवर किए थे वो उनका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन। सो इस साइकिल का नाम पड़ा क्या, कैल्विन साइकिल। और इसको अपन लोग C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस साइकिल में जब अपन लोग पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो प्रोड्यूस हुआ था वो क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड हुआ था। क्या हुआ था वो, 3 कार्बन कंपाउंड, एंड दैट इज व्हाट, PGA। PGA स्टैंड्स फॉर पॉलीग्लिसरिक एसिड, जिसको अपन लोग पॉलीग्लिसरेट भी बोलते हैं। ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है किस चीज का, C3 साइकिल का। और C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पॉलीग्लिसरिक एसिड, दैट इज पॉलीग्लिसरेट, और इसी की वजह से मैं इसको क्या बोलता हूं, C3 साइकिल। अब अगर मैं बात करता हूं C3 साइकिल की, तो C3 साइकिल में क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, रिडक्शन। और जो थर्ड स्टेप होगा इस चीज का वो कौन सा होगा, वो होगा अपना रीजनरेशन। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करता हूं वो कौन सा स्टेप होगा, वो होगा अपना रीजनरेशन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोक्सिलेशन से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक एंजाइम, एक क्या होता है, RUBP। RUBP इज व्हाट, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और ये क्या करते हैं, और ये हमेशा एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, in the presence of which enzyme, Rubisco enzyme।
इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम में क्या लेगा, आरयूबीपी इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम क्या लेगा, CO2 लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पॉलीग्लिसरिक एसिड के अंदर, दैट इज फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि रुबिस्को एंजाइम है क्या। देखो अगर मैं रुबिस्को एंजाइम की बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। देखो रुबिस्को एंजाइम जो होता है, जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करेगा, या तो CO2 एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करेगा या फिर वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करेगा। दैट मींस इसकी क्या होती है, इसकी ये जो CO है यहाँ पे इसकी दो एक्टिविटीज होती है। किसकी, रुबिस्को एंजाइम की दो एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट जो इसकी एक्टिविटीज है वो कौन सी है, फर्स्ट जो इसकी एक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलेज। और कार्बोक्सिलेज मतलब एटमॉस्फेयर से क्या एक्सेप्ट करने वाला है, CO2 एक्सेप्ट करने वाला है। मींस it will accept the CO2 from the atmosphere। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो जो इसकी सेकंड एक्टिविटी है वो कौन सी है, ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज मतलब रुबिस्को एंजाइम जब अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो हमेशा क्या लेगा, O2 लेगा, कहां से, एटमॉस्फेयर से। तो हम लोगों को ये देखना है कि जब ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जब शो कर रहा है, दैट मींस व्हेन इट इज एक्सेप्टिंग द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो आपका साइकिल होगा वो कौन सा होगा, C3 साइकिल। कौन सा होगा, C3 साइकिल। और अगर ये एटमॉस्फेयर से अगर O2 एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, यहाँ पे अपना जो प्रोसेस होगा दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन। कितने स्टेप्स होते हैं C3 साइकिल में, 3 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप इज व्हाट, रिडक्शन, एंड थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बोक्सिलेशन। अब मैंने आप लोगों को बताया था जो रुबिस्को एक एंजाइम है, या तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। अगर वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है मतलब वो एटमॉस्फेयर से हमेशा क्या एक्सेप्ट करेगा, वो एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करेगा हमेशा क्या, CO2। अब यहाँ पे CO2 एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे क्या पूरा का पूरा क्या होने वाला है, रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी। दैट मींस आगे क्या चलेगा, 3 स्टेप चलेंगे, रिडक्शन, रीजनरेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो दैट मींस ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, दैट्स इज द C3 साइकिल रिप्रेजेंटेशन। और अगर ये अगर O2 लेगा तो यहां से पूरा का पूरा फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो लेट्स डिस्कस। ये क्या है, RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। RUBP इज व्हाट, 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, अब रुबिस्को होगा यहाँ पे वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, दैट मींस इट इज एक्सेप्टिंग द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है तो अपन को क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके अपन लोगों को कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। दैट मींस 3 + 3 दैट मींस 6 कार्बन हो जाएंगे। ओके, दैट मींस 1 molecule of PGA contains a 3 कार्बन कंपाउंड एंड द 2 molecules will contain the 6 कार्बन। दैट मींस यहाँ पे 2 molecules किसके मिलेंगे अपन लोगों को, PGA का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 अपन लोग बाहर से ले रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 molecules of PGA हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये PGA का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये स्टेप यहाँ से RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम एक्सेप्टिंग द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फाइनली कन्वर्टिंग इनटू द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड एंड इट इज द 3 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द C3 साइकिल एंड दिस इज द कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। इसका क्या होता है, अब यहाँ पे ये क्या है, लाइट रिएक्शन से अपन लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं 2 मतलब ATP और NADPH2। तो अब यहाँ पे कितने ATPs यूज हो रहे हैं, रिडक्शन का मतलब है कि यहाँ से क्या हो रहा है, एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अपन को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। दैट मींस यहाँ पे किसका हो रहा है, एसिड का रिडक्शन हो रहा है, किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। और यहाँ पे कितने ATP यूज होंगे, 2 ATP + 2 NADPH2। ठीक है, यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH2 क्या होते हैं, यूज होते हैं और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिडक्शन। और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PGA या फिर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि ये भी क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अपन लोगों को। हमेशा याद रखना है यहाँ पे या तो फैट, ये किस में आगे जाके होगा, या तो फैट में कन्वर्ट होगा या फिर किस में होगा, ग्लूकोज, या फिर मतलब मैं बोल सकता हूँ शुगर में कन्वर्ट होगा। ये रुबिस्को की यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, दिस इज द राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। CO stands for carboxylase oxygenase and the rubis stands for ribulose 1,5-bis-phosphate carboxylase oxygenase. This is the full form of Rubisco. अब यहाँ पे जो PGAL है वो या तो फैट बनाएगा या फिर ग्लूकोज बनाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स वापस PGA कन्वर्ट करेंगे और कहाँ पे चल जाएंगे, RUBP। वापस किसमें रिडक्शन मतलब रीजनरेशन किस चीज का हो रहा है, RUBP का हो रहा है। तो इस PGAL से वापस रीजनरेशन होना किस चीज का, RUBP का। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट, रीजनरेशन।
होप से आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज रुबिलोज बिसफॉस्फेट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों से नीट में पूछा जाता है कि मुझे ये बताओ एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन में कितने एटीपी, और हमेशा रखना यहाँ पे कितना एटीपी यूज हो रहा है, रीजनरेशन की स्टेप में एक एटीपी यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 एटीपी और 2 NADPH2 यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो हुई ग्लूकोज की बात। अब यहाँ पे वो ग्लूकोज सिंथेसिस थोड़ी हुआ, ये तो सिर्फ एक कार्बन अपन लोगों ने लिया, एक ही। अब अपन को ऐसे कितनी केल्विन साइकिल करनी पड़ेगी ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए, 6। कितनी करनी पड़ेगी, 6 केल्विन साइकिल। हमेशा याद रखना कि 6 केल्विन साइकिल इज डन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। कितनी केल्विन साइकिल होती है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, 6 केल्विन साइकिल। तो थोड़ा सा हमेशा नीट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बहुत बार पूछा जा सकता है, तो प्लीज अपने माइंड में इस चीज को स्टक कर लेना कि 6 केल्विन साइकिल होती है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। अब जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे आता है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा मुझे ये बताओ कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपी एंड हाउ मेनी NADPH आर यूज्ड। How many ATP and how many NADPH are used? Means NADPH2 are used in the formation of one glucose. तो दिमाग लगाओ, मैंने अभी आपको बोला कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए मुझे कितनी केल्विन साइकिल चाहिए, 6 केल्विन साइकिल। तो अब मैं क्या बात करता हूँ, एक केल्विन साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। एक केल्विन साइकिल के अंदर ये बताओ मुझे एटीपी कितनी यूज हुई, 1, 2 और 3, दैट मींस 3 एटीपी किस में यूज हुई, मेरी एक केल्विन साइकिल में। तो मेरी 6 केल्विन साइकिल में कितनी होगी, 6 into 3, दैट मींस मेरी यहाँ पे होगा 18 एटीपी। 18 एटीपी एंड यहाँ पे कितनी एटीपी यूज हुई, मतलब NADPH2 कितनी यूज हुई, 2। तो मुझे बताओ 6 केल्विन साइकिल में कितना NADPH2 यूज होगा, 2। तो एक में हो रहा है तो 6 में कितना होगा, 12। तो 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। 18 ATP and the 12 NADPH2 are used in the formation of one molecule of means one glucose compound. Okay, और हमेशा याद रखेंगे कि ग्लूकोज में कितना होता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हमेशा 6 केल्विन साइकिल होती है। एक केल्विन साइकिल में हमेशा क्या होता है, 3 एटीपी और 2 NADPH2 यूज होगा, और 6 केल्विन साइकिल में मींस इन द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज हमेशा कितना होगा, 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ये ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूं C3 साइकिल की। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कितने CO2 यूज होंगे, 6 CO2, क्योंकि एक केल्विन साइकिल में अपन कितने CO2 यूज कर रहे थे एटमॉस्फेयर से, एक CO2। तो 6 केल्विन साइकिल में हमेशा कितने यूज होंगे, 6 CO2। अब एक केल्विन साइकिल में मैंने आपको बताया था 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड में कितना मॉलिक्यूल लिया था, उन्हें एक मॉलिक्यूल लिया था, तो यहाँ पे कितने होंगे, 6 RUBP यूज होंगे। पर 6 RUBP का ऐसे क्या होगा, रीजनरेशन हो जाएगा किसके अंदर, 6 RUBP के अंदर। तो मतलब जितने RUBP यहाँ पे प्रोडक्ट में है उतने RUBP किसके अंदर होंगे, रिएक्टेंट के अंदर होंगे। मतलब जितने प्रोडक्ट के अंदर है उतने रिएक्टेंट के अंदर होंगे। पूरा का पूरा RUBP का क्या हो जाता है, हमेशा रीजनरेशन होता है। और ये स्टेप का मतलब होता है, मींस रीजनरेशन का मतलब क्या, कि PGAL से किसका रीजनरेशन हो रहा है, RUBP का। तो अपन लोगों ने कितने केल्विन साइकिल लिए, 6 केल्विन साइकिल। एक केल्विन साइकिल में कितना, एक RUBP। तो 6 केल्विन साइकिल में कितने, 6 RUBP, और उसमें रीजनरेशन हुआ तो अपन वो पूरे के पूरे 6 RUBP मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपको अभी के अभी बताया कितने एटीपी और कितने NADPH2 लिया, 18 एटीपी और 12 NADPH2 यूज हुए। क्या बना उससे, एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, 6 RUBP मेरे रीजनरेट हो चुके हैं। एटीपी है तो यहाँ पे 18 ADP प्लस 18 PI होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और 12 NADPH2 तो यहाँ पे होगा 12 NADP। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द C3 साइकिल। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द C3 साइकिल। अब अगर, और यहाँ पे क्या है, रुबिस्को है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं रुबिस्को एंजाइम की बात कर रहा हूँ किसमें, अब आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन होता है कि नेक्स्ट वीडियो में अपन फोटो रेस्पिरेशन हम लोग करने वाले हैं। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, रेस्पिरेशन की और किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो मैंने आपको ये भी, मैंने जब स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग वापस देखना एक बार, मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह बताया था कि रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस होता है दे आर टोटली रिवर्स ऑफ ईच अदर। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ग्लूकोज का क्या हो रहा था, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा था। वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज को, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। मींस फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, वेयरएज रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को काम को क्या करेगा, अंडन कर देगा। क्या करेगा, अंडन कर देगा। मींस जो फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है वो पूरा का पूरा क्या कर देगा,
खराब कर देगा क्या, फोटो रेस्पिरेशन। और आप लोग अभी फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि भी यहाँ पे वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि ना इसमें कोई एनर्जी मतलब रिलीज होती, मतलब कोई ना एनर्जी बन रही है, ना कोई यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, बट इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। पर इसके लिए भी एक रीजन है इसका भी होने का। तो दिस इज द फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है O2 बाहर निकलती है प्लांट से और CO2 प्लांट के अंदर जाती है, ठीक है। O2 क्या जाती है, बाहर आती है, जिसकी वजह से अपन लोग रिलीज मतलब अपन लोग क्या कर पाते हैं, उसको इनहेल कर पाते हैं, जो अपन लोग ऑक्सीजन मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, फोटोसिंथेसिस की वजह से मिल रही है। प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बट अगर फोटो रेस्पिरेशन की बात करूं, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स खुद क्या लेने लग जाता है, ऑक्सीजन लेने लग जाता है और बाहर क्या रिलीज करने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लग जाता है। तो अपन लोगों को ये भी पता है कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है, कि फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बट इसका कोई रीजन होने का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक आप अच्छी तरह C3 साइकिल